इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये हो गया था क्या? नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स पता है कि नहीं? किसको इशू करते हैं? एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स। काय के लिए? इनके नो हो के लिए। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंट। अरे सुन, ईसॉप तो अलग चीज है। ईसॉप का राइट फ्यूचर में आता है, स्वेट इक्विटी में शेयर अभी दे दीजिए क्या? हाँ, वो ईसॉप में ये अभी के अभी दे देता है ना। ठीक है, क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड होने चाहिए, है ना। तो इशू इज ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना। इसमें ना देखो ऐसे करना है कि जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट है ना, एसआर पास करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी में, और ये अलग अलग आते हैं, है ना। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स सेपरेटली आएगा आएगा तो ठीक है। और है ना, मार्केट प्राइस देख लो, जो रेजोल्यूशन है ना, इसमें डिटेल्स कौन कौन सी आएगी? करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, और कंसिडरेशन, कितना उनको कंसिडरेशन अपने को पे करना है। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे वेक टाइप मत कर देना, नहीं तो पता चला कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज या कुछ लोग हैं वो खूब सारे शेयर्स ले जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है। ये सब पता क्या है, प्रोविजन सब बाद में बने, क्योंकि इसका मिसयूज हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इसके नाम पर करोड़ों करोड़ शेयर्स जो है वो ले चुके हैं ऑलरेडी डायरेक्टर्स और वो सब, ठीक है ना। उसके बाद बन पाए प्रोविजन, रेट्रोस्पेक्टिव तो लगे नहीं, ठीक है ना। तो बस, और अगर लिस्टेड एंटिटी है तो सेबी रेगुलेशंस। अरे है समझ में? ये तुम्हारे साइड हेडिंग्स, ये पॉइंट्स बन जाएंगे, अभी इसके नोट्स नहीं है ना, तो फिर ये इस तरीके से बनेंगे। क्लियर है? फर्दर द राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर पे प्रोविजन लगेंगे वो इस पे भी लगेंगे। किस पे? स्वेट इक्विटी, है ना। फिर क्या है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल पता है तीन स्थिति में होता है: एक्सेस रिटर्न कर दिया, लॉस राइट ऑफ कर दिया, है ना, और या तो फिर प्रीमियम भी अगर कम होता है बिना किसी सही रीजन के, तो वो सब किस में आता है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो एक तो सही रीजन होना चाहिए, है ना, जो बताया हुआ है कि भाई, है ना, किस कारण से कर सकते हो आप। दूसरा, अगर करना है तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, कोर्ट वोट तक की परमिशन इसमें लगती है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एनसीएलटी की लगती है। अच्छा, पहले था कोर्ट का, ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हेवी है इसकी रिक्वायरमेंट जो है, इन जनरल बहुत हेवी है। जनरली कैपिटल इंटैक्ट रखते हैं, लेकिन फिर कई बार क्या होता है उनका रिडक्शन, accumulated business losses, है ना, asset of reduced or doubtful value like unsound investment proving bad, or having paid up excess of the requirement of company, or surplus capital which cannot be employed gainfully, require corrective measures to be taken to keep the financial health of the company reasonably well। पता क्या करते हैं? कुछ नहीं, सत्यम का फ्रॉड खुला था तो उससे एक्चुअली में ये पता चला था कि बहुत सारी कंपनीज ये करती हो। उसका केस पढ़ा है तुमने? मन की नहीं पढ़ा? मैं बिल्कुल सार टाइप बता देता हूँ। समझ रहे? उनने क्या किया, अपनी सेल्स बोगस दिखाई, ठीक है, सेल बोगस दिखाई, कुछ डेटर्स बोगस बने, कुछ कैश बोगस बना। तो कैश कैसे बोगस दिखा दिया? तो नकली एफडीआर बना दिया उन्होंने। समझ रहे कि हमारे पास कैश सरप्लस है तो हमने एफडी करा दी है, तो नकली एफडी के सर्टिफिकेट थे, ठीक है। 2000 करोड़ का तो कैश ही नकली था उनका। समझ रहे? टोटल जो स्टेटमेंट था वो लगभग 11,000 करोड़ का था, ठीक है।
और ऐसे ही डेटर्स नकली दिखा दिए थे, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज के वर्क नकली दिखा दिए थे कि देखो इन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, मतलब ऑडिटर की पूरी ट्रेल बनाई थी उन्होंने। अरे सर, ठीक है, खैर वो उन्होंने किया, तो उनके पास अच्छा खासा कैश ये वो सब हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ये सब पकड़ में नहीं आया था ऑडिटर के, ठीक है। पता है वो पकड़ में कैसे आया था? हाँ, नहीं ये तो, हाँ, मेटास, सत्यम का उल्टा मेटास। क्या था कि वो ना, उन्होंने ऐसा शो किया कि हम एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसमें? मेटास इंफ्रा रियल एस्टेट। एक्चुअली में क्या करने वाले थे ये, कि कुछ था नहीं इनके पास, ठीक है। और ये उसमें दिखाते कि हमने देखो इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, जो कि था ही नहीं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑन पेपर वो कंपनी होती। अब लेकिन उसके लिए क्या पास करना था नियम को, ऐसा समझ रहे, और उसकी प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत कम, समझ रहे। तो इन्वेस्टर ने वो डंप कर दिया, एसआर फेल हो गया। एसआर फेल हो गया, इंक्वायरी बैठ गई। उन्होंने बोला कि भैया तुम ये आईटी कंपनी हो करके इसमें काय को इन्वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली में उससे शेयर होल्डर्स बच ही जाते हैं, पर शेयर होल्डर्स ने क्या किया कि बोले नहीं, ये तो तुम अपने लड़कों को पैसा दे रहे हो, जबकि पैसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो क्या करता, उसमें डालता पैसे कहने को, और फिर उसके शेयर्स मार्केट में उतारता, और फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करते, और फिर लोगों का पैसा डूब जाता क्योंकि वो कंपनी डंप हो जाती। एक्चुअली में उसने जो फॉल्स पैसा क्रिएट किया हुआ था, नकली जीरो कैश को वो एक्चुअल कैश में तब्दील कर देते। तुम इमेजिन कर रहे हो कितना गजब प्लान, और किस चक्कर में बर्बाद हुआ प्लान? शेयर होल्डर की बेवकूफी, मतलब तुम समझ रहे हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात ही मान लेते। जो उसका वो प्लान होगा कि फ्रॉड करेगा, वो कितना फुल प्रूफ कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो बैंक भी मिली होगी, एफडीआर जब उन्होंने बनाई होगी। नहीं नहीं, तो बैंक कैसे मिली? बैंक नहीं मिली ना, बैंक को तो पता ही नहीं। ऑडिटर ने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं किया फिर एफडीआर का। उस समय उन्होंने देखो बहुत सारी तो थी भी ना एक्चुअल, अरे तो नकली बना करके कुछ तो भी उन्होंने प्लान बनाया होगा ना, ऐसे कि उनकी सैंपल वही है जो असली है। एग्जैक्टली exactly, वही सब। अरे बहुत गजब प्लान था उनका, मतलब इन लोगों ने जिस तरीके से छुपाया था ना अपना फ्रॉड, वो बहुत अलग था। उसके बाद ही तो ये चालू हुआ कि भैया अब ये कंफर्मेशन के बिना तो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब तक कि बैंक से कंफर्मेशन न मिल जाए। समझ रहे? ठीक है, खतरनाक। चलो, accordingly the company may find it necessary to reduce its share capital। खैर, सेक्शन 66 डील्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो मेरे को वो क्यों ध्यान आया क्योंकि वो लॉस वॉस इस तरीके से जब करती है ना कंपनी, तो हो सकता है कि उनका एक्यूमुलेट फिर हो जाए थोड़ा सा। अरे समझ, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है कि अगर रिडक्शन हुआ है तो, है ना, जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग में एसआर क्लियर है ना। फिर आर्टिकल्स में प्रोविजन चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, अ, फिर क्या है, एग्जामिन दैट देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन, हाँ, नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है ना पास्ट में, तो आपको रिडक्शन करने नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? ठीक है ना। फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर, ट्राइब्यूनल से पूछो, ठीक है। अच्छा, आरओसी सर्टिफिकेट, ऑडिटर का काम पोस्ट है, बाद में चेक करने का, कानून का काम पहले। समझ में आ रहा है ना, हम सिर्फ इसका निभाया जाना देख रहे हैं, ठीक। फिर
एंट्रीज एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फिर डिस्क्लोजर एंड बैलेंस शीट, है ना। फिर वो मेन 3 रीजन, अनपेड कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ लॉस कैपिटल और एक्सेस पेड अप कैपिटल का रिटर्न, है ना। रीजंस याद है कि नहीं, ये प्रोविजन कंपनी वाला, ठीक है। वैलिड रीजंस होने चाहिए किसके, रिडक्शन के, ठीक है। और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अमेंडमेंट, है ना। फिर कंपनी को बहुत टाइम तक अपने नाम के आगे नेम में एंड रिड्यूस्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस, एमओएमए पावर, क्लियर है। ये साइड हेडिंग्स याद कर लेना बस, ठीक है। और कोई अगर नहीं बन रही तो वो कर ले, मतलब एक्सटेंड कर लेना, मतलब किसी साइड हेडिंग से समझ में आए तो साइड हेडिंग को ही एक्सटेंड कर लेना, समझ गए कि नहीं। और इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, आ रहा है क्या समझ में, है ना। ये ध्यान रखना, जैसे ये है ना, confirm whether and reduce has been added to the name of the company in the balance sheet, check whether name contains and reduced, ये हो गया इसका शॉर्ट। समझ में आ रहा है तुमको ना, पूरे पढ़ाई के दौरान तुमको अपने कंटेंट को कम करते जाना है विदाउट लूजिंग एनी कंटेंट, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये 4 लाइन है, जैसे ये है इतना सारा कुछ, अरे समझ, वैलिड रीजन, है ना। तो इनको 3 पॉइंटर्स में लिख लिया, अनपेड कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ लॉस कैपिटल, रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल, है ना, कैंसिलेशन ऑफ लॉस कैपिटल, एक्स्ट्रा पेड अप रिटर्न, ये 3 रीजन हो गए, है ना। चेक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, है ना, इन चेक सर्टिफिकेट्स फॉर अमेंडमेंट, आया समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुमको वो करना है, ठीक है ना। शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन चेक कर लो और अकाउंटिंग एंट्रीज चेक कर लो, इस पूरे में यही है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो अच्छा, यहाँ पर बायबैक जो है उसमें भी कैपिटल कम होता है, बट रिडक्शन से अलग है, बायबैक इज डिफरेंट, ये क्लियर है क्या, है ना। बायबैक के प्रोविजन जो है वो सेपरेट है, उसको इसका नहीं जोड़ेंगे, बोलो, क्लियर है, क्लियर। If the company has made any buyback, ensure compliance of specific requirements. फिर क्या है, required disclosure for entity have been appropriately made, ठीक है। अब देखो इसका वो अपन वो देख रहे हैं क्या, प्रेजेंटेशन सिर्फ शेयर कैपिटल का। तो नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर, मतलब ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। इसको प्रॉपरली दिखाना है ना। फेस वैल्यू पर शेयर, फिर ये रिकंसिलेशन, ये अलग से रिक्वायरमेंट पता है ना, है ना। ये नोट्स टू अकाउंट में अलग से होता है, ठीक है। राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन टू ईच क्लास ऑफ शेयर्स, क्या राइट्स है क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये अटैच करना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना, डिस्क्लोजर वाला मैटर,
डिस्क्लोजर ऑफ राइट्स एंड restrictions. ठीक है क्या? ठीक है ना? फिर शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी, है ना, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी, मतलब शेयर्स हेल्ड बाय रिलेटेड कंपनीज। मैं ऐसी साइड हेडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कम शब्दों में ज्यादा याद रहे। ठीक है ना? और फिर शेयर होल्डर्स के बारे में बताना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5% होल्डिंग, है ना, उनका डिस्क्लोजर। ये सब डिटेलिंग है और क्या, है ना। फिर आउटस्टैंडिंग ईसॉप्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ईसॉप और डिसइन्वेस्टमेंट। अरे मतलब डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह का को पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं ना तुम, सेल करने का, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इतनी रिक्वायरमेंट्स है ना। फिर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date at which the balance sheet is prepared, ठीक है ना। पिछले 5 साल में कितने शेयर्स अलॉट करें, बोनस कितना इशू किया और बायबैक कितना किया है ना। बायबैक, बोनस और इशू ऑफ शेयर्स विदाउट कैश, मतलब किसी अदर उस पर दिया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा है। मतलब प्रैक्टिकली अब देखो सब चेक होता है ये। एकेडमिक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू ये कैसा आएगा कि भाई अगर मान लो ये चेक करने आता है तो फिर ये तो 6 नंबर से भी ऊपर का क्वेश्चन कहलाए, है ना। लेकिन ठीक है, नहीं नहीं तो अलग अलग है ना, सिर्फ रिडक्शन अलग है ना। आपको मेन मेन पॉइंट्स लिखने की क्या क्या चेक कर लेगा वो। जितने ज्यादा लिख पाओ तो सही रहेगा, है ना। अनपेड कॉल्स, forfeited शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। देखो जितने भी प्रकार से शेयर्स वगैरह इशू हो सकते हैं ना, आ रहा है समझ में। ये सब क्या होता है ना, पता कि इनको चाहिए ही है शेयर्स, ठीक है। कंपनी लॉ एक रास्ता बंद करता है, ये चार खोल लेते हैं। फिर कंपनी लॉ अगली बार अमेंड होता है तो फिर वो चार रास्ते बंद करता है, फिर ये और 6 खोल लेते हैं। और इस कारण से प्रोविजन जो है ना इसके पर्टिकुलरली तुम देखोगे ना, कुछ तुम्हें एक्चुअली में लगेंगे ये तो अच्छा मुद्दा है, इस पे होंगे खूब सारे प्रोविजन और उस पर नहीं होंगे प्रोविजन, ठीक है। पर जैसे ये इस पे प्रोविजंस मतलब हर 2-3 साल में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये करते ही है ना कंपनी वाले। अरे समझ में, ठीक है ना। मतलब इसमें तो वो ढूंढ ही रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और फिर कंपनी वाले भी देखते हैं कि अरे ये तो इन्होंने ऐसे इशू कर लिए, नहीं इसका भी डिस्क्लोजर दो। अरे समझ में, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह कह रहे थे कि किसी भी तरीके से क्या हो जाए, शेयर्स मिल जाए और डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ जाए। वो जितने भी तरीके के हो सकते थे, बोनस के थ्रू, बायबैक के थ्रू, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उन सबका डिस्क्लोजर सेपरेटली बन गया, है ना। फिर प्रमोटर के शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे, पूरे बताने पड़ेंगे।
आ रहा है समझ में? ठीक है। और प्रमोटर का मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में, और जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को ऐसे अदरवाइज। ठीक है ना? फिर हर क्लास ऑफ शेयर्स के लिए सेपरेटली डिटेल आएंगी। परसेंटेज चेंज जो है वो कंप्यूट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब किसके हिसाब से परसेंटेज निकालोगे, पता चला? वो परसेंटेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर ले रहे हो। डिनोमिनेटर किसको ले रहे हो, शुरू को कि आखिरी को? पता चला आखिरी वाले को ले रहे हो। परसेंटेज बदल जा रहा है। मान लो 10 शेयर तुमने खरीदे, वो तुम्हारे पास पहले 100 थे, अब 110 हो गए। तो 100 का 10% है, 110 का 9% कुछ आएगा। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कह रहा परसेंटेज किससे लेना, ओपनिंग वाले से। मतलब कितनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी पड़ती है डिस्क्लोजर को लेकर के, कितने प्रकार से लोग नाटक कर सकते हैं। वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज मेड for specific purpose. The whole or part of the amount has not been used for specified purpose, है ना? मान लो कि शेयर्स अपन ने पर्टिकुलर पर्पस के लिए किए थे, वो पर्पस अचीव नहीं हुआ, तो इंडिकेट करो कि हाउ सच अनयूटिलाइज्ड अमाउंट हैव बीन यूज्ड एंड इन्वेस्टेड। ठीक है। इसके बाद भी एडिशनल रेगुलेटरी वो बचा हुआ है। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ, हाँ हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। ठीक है ना? अच्छा, कंपनी ने लोन दिया है ना? कंपनी हैज एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड फंड्स। ठीक है। इधर बोरोड फंड्स और शेयर प्रीमियम, या किसी तरीके से किसी भी एंटिटी को या फॉरेन एंटिटी को विद एन अंडरस्टैंडिंग कि द इंटरमीडियरी शैल direct or indirectly lend or invest in other person's entity identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company. अल्टीमेट बेनिफिशियरी, हमने किसी को पैसे दिए कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, हम सीधे सीधे डायरेक्टली अपना नाम नहीं चाह रहे। अगर समझ में? तो वो क्या चाहिए अब उसका डिस्क्लोजर। गारंटी दी है हमने, सिक्योरिटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। मैंने एक कंटेंट देखा था ऑनलाइन जिसमें वो बता रहे थे कि जैसे आपके पास शेयर्स है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है? तो जब तक बेचोगे नहीं तब तक टैक्स नहीं देना। तो जैसे इलॉन मस्क है, तो उसकी जो वर्थ है वो बिलियंस में बढ़ गई, बट टैक्स 1 रुपए का नहीं, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, अभी तक रियलाइज तो है नहीं। हाँ, वही वाला। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको प्लेज करके और बैंक से उसने अमाउंट लेकर के और ट्विटर कर दिया। तो उसका वो रील थी या जो भी था, उसका थीम ये था कि आपके पास प्रॉपर्टी है जिस पर टैक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हम बोल रहे हैं कि रियलाइज नहीं है, लेकिन आप उसके बेस पे चीजें खरीद पा रहे हो दूसरी। समझ में आ रहा है? 44 बिलियन का मतलब उसने ट्विटर खरीद लिया है, ठीक है, बिना 1 रुपए का टैक्स दिए। आ रहा है समझ? तो आप चीजें खरीद सकते हो, मतलब कि नॉर्मल लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, बट इतने पैसे वाले को नहीं देना पड़ रहा। आ रहा है समझ? खरीद वो कुछ भी ले रहा है उसके बदले में। आ रहा है समझ? ठीक है ना? मतलब वो गजब लगा था मुझे एनालिसिस कि हाँ यार, ये पॉइंट कितना वैलिड पॉइंट। ठीक है, कि भाई तुम्हारी वेल्थ बढ़ी लेकिन उस पर तुमको टैक्स नहीं लग सकता। बाकी प्रैक्टिकली सोचो तो हाँ, अनरियलाइज पे कैसे टैक्स लगेगा? रास्ता ढूंढा है भाई उसने। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कभी ना कभी तो लगेगा। अरे इन लोग को लिमिट रखनी चाहिए, बस ऐसा है कि भाई अगर आपके पास इतने वैल्यू, इतनी वर्थ बढ़ गई, तो फिर आप टैक्स दो, ऐसा टाइप का कुछ कुछ करना चाहिए यार। खैर, ठीक है। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग: डेट एंड अमाउंट ऑफ फुल एडवांस और लोन, कितना दिया इंटरमीडियरीज को। और ये इंटरमीडियरी किसको बोल रहे हैं? हमने जिसको पैसे दिए हैं
फर्दर इन्वेस्ट या लोन वोन देने के लिए। अरे समझ, है ना, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड, कितना ट्रांसफर किया उसको, है ना, और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। कंप्लीमेंट प्रोविजन है ना बेनिफिशियरीज वाले, बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स, है ना, मतलब जो लोग एक्चुअल ओनर नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, लेकिन वो ही एक्चुअली में मेन है। आप नहीं सुना ऐसा, बहुत सारे नेता वेता डायरेक्टली खुद नहीं होते, पैसे दे देते हैं किसी को, लेकिन काम नाम वाम सब उन्हीं का चल रहा होता है। तो उनकी बात चल रही है। डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। ये वही है कि दूसरे लोगों को ना क्या दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, declaration that relevant provisions of FEMA and Companies Act have been complied with, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से सही है। ये क्लियर है क्या? ये पूरा ए पॉइंट था, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो कि कंपनी ने रिसीव किया है कोई फंड, ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ से कवर कर रहा है, एक तुमने दिया है किसी को पैसा, एक तुमने लिया है कहीं से पैसा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, चल रहा है ये? ठीक है, हाँ, मतलब ये वाले प्रोविजंस तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं ना कंपनीज एक्ट में, कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये वाले नहीं पढ़े? ये वाले नहीं पढ़े ना, मतलब अरे ये जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़े कि नहीं? लेकिन थीम तो यही है ना, मतलब, है ना, ये इससे पहले तक का तो पूरा पढ़ा ही होगा। ये वाला फिर भी डिफरेंट होगा थोड़ा सा, है ना, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या है कि इसमें सेबी एबी का भी दे देते हैं, वो उतना नहीं होगा ना तुम लोगों को उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने किसी को फंड दिया, मतलब आपको मिला और आपने फिर अल्टीमेटली किसी को दे दिया। ठीक है ना, अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या होता है, इस तरीके से पैसा पर्सनली निकाला जाता है ना। अब जैसे, अब रिलायंस रिलायंस को तो अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी कंपनी फॉर्म में काम करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये सब रास्ते वही सीएजी बैठ करके निकाल रहे होते हैं, अरे सर, तो उनके कारण होते हैं अमेंडमेंट। क्लियर है? ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो कि रास्ता तो निकल ही जाता है। फिर जब कंपनीज एक्ट अमेंड होगा रूल्स के कारण, तब तक तो अपना काम हो भी जाता है, मतलब क्लियर है ना, आगे के लिए नहीं रहता बस। ठीक है, जिसने इनोवेट किया वो फायदा उठा लेता है, और इमीडिएटली उसके बाद वाले उठा लेते हैं, बाकी और कोई नहीं उठा पाता फायदा। ठीक है, चलो, प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और द लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या क्या? Date and amount of the fund received from funding parties with complete details of each funding party. क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, फंडिंग पार्टी बताओ, डेट और अमाउंट बताओ, ठीक है, कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ थिंग, तो वो बताओ। ठीक है, डेट एंड अमाउंट ऑफ फर्दर एडवांस लोन, पहली बार किया फिर दोबारा भी किया, लोन वोन दिया, है ना, क्लियर है? फर्दर एडवांस का भी बताओ, फिर गारंटी का अमाउंट बताओ, सिक्योरिटी बताओ जो तुमने प्रोवाइड किया अल्टीमेट बेनिफिशियरीज की। ये पूरा का पूरा ना मनी लॉन्ड्रिंग का भी है और पर्सनल उसका भी है। कंपनी बना करके तुमने पैसा इधर उधर अगर ट्रांसफर किया तो बहुत गड़बड़ है, मतलब अच्छा ही उस हिसाब से तो ये सब फ्रेश
वो है, ठीक है। ये सब अलग से रिक्वायरमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग और सबकी, ठीक है। ये तुम्हारा खत्म हुआ, आप जा करके शेयर कैपिटल का, तो इसमें से क्या क्या आ सकता है वो बस देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या चेक करना है। रिजर्व्स होते क्या है, कोई भी लाइबिलिटी के लिए, कंटिजेंसी के लिए, कमिटमेंट के लिए, या असेट की वैल्यू अगर कम होती है। ये तुम लोग को हिट कर रहा है क्या, हर एक अमाउंट जो मैं, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि कोई लाइबिलिटी के लिए, जैसे कि हाँ अलग अलग पर्पस है ना। जैसे मान लो कि एयरप्लेन बना रहे हो तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 10 साल बाद उसको डिस्पोज करना है। तो वो एक लाइबिलिटी है जिसके लिए पहले से क्या कर रहे हैं, फंड बना रहे हैं। कंटिजेंसी मतलब ऐसी रिजर्व बना रहे हैं कि भाई कल कल को कोई जरूरत पड़ गई तो इमरजेंसी फंड। कमिटमेंट मतलब कि कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कुछ है नहीं, उसके लिए रिजर्व बना रहे हैं। वो है ना पहले वाले का, हाँ ठीक है ना, या वो कमिटमेंट में भी आ जाएगा। और चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चौथा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या कोई भी और, ठीक है ना। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, नोन टू एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, वो हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो रिजर्व्स वाइटल है ना। इंटरनल मीन्स है वो क्या का सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। फिर क्या है, द कंपनी यूटिलाइजेस द रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू नेचर एंड टाइप ऑफ सच रिजर्व, ठीक है। रेवेन्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, और बिलो पर्पसेस सच एज टू सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट्स इन द लीन ईयर्स, मतलब बुरे साल जब जाएंगे तब भी डिविडेंड देना है ना हमको। तुमने जब ज्यादा था तब रख लिया था, ताकि बुरे सालों में भी क्या करें, डिविडेंड दे दें, है ना। फिर टू फाइनेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, मतलब हाँ ठीक है, और टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल या टू जनरली स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट्स अ रिजर्व व्हिच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट regarded as free for distribution. They can be utilized only for certain limited purpose. समझे कि नहीं समझे, ठीक। फिर क्या एग्जांपल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। अब ठीक है, ये क्लियर है ना। कैपिटल रिजर्व जो है उससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा कंपनी वाला, ठीक है। ये तो पूरा लॉ ही पढ़ने लगते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखो, जब भी इस तरीके का कुछ भी है, आप एज एन ऑडिटर देखो कि कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड तो नहीं बांट दिया है, ये सब नोटंकी नहीं, बड़ी बात हो जाएगी वैसे तो ऐसा करना, ठीक है ना। लेकिन ये सब ध्यान में तो रखना ही है हमको, क्लियर बच्चे, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, जैसे सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये सब, ठीक है। तो इसको फिक्टिशियस एसेट के राइट ऑफ के लिए या लॉस के राइट ऑफ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, या फिर फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, क्लियर है ये, ठीक है। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लेकिन नए वाले में तो वो भी नहीं कर सकते, या जो भी सारे यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात है ये, और कुछ नहीं है, क्लियर है ना। तो बट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड, जो कि अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो,
रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऑडिट के लिए करना पड़ता है। तो ये बातें तो लॉ वाली है। अब ये मेन ऑडिटर वाली है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, एग्जिस्टेंस इंश्योर करना है काय का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना था और करंट ईयर में कितना जुड़ा, आ रहा है समझ में, एडिशन या यूटिलाइजेशन। ठीक है, फिर जितने भी रिजर्व्स थे वो सब रिकॉग्नाइज कर लिए गए हैं या नहीं, कंप्लीटनेस, और जिस वैल्यू पे दिख रहे हैं वो वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं। देखो एक चीज समझना, अगर इसमें गलती होगी तो क्या अपन वो सोच सकते हैं, क्या गलती हो सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है। कैपिटल रिजर्व को लोग जनरल रिजर्व दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व ज्यादा फ्री होता है, उसको चार जगह यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व से सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना। तो अब देखो पीएनएल बैलेंस, ट्रेस द मूवमेंट ना, कितना कम हुआ कितना बढ़ा। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक बनता है, पता है ना आपको, है ना, उसमें देख लेना इसका मूवमेंट कि रिजर्व कम हुआ और ये बढ़ गया आपका। रेजोल्यूशन देख लो, है ना, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, बीएम रेजोल्यूशन, और है ना डिविडेंड का रिकमेंडेशन, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, ये रिजर्व का यूसेज क्या है, इससे डिविडेंड बांट दिया या जो भी तुमने किया फ्री रिजर्व में से। ठीक है ना। अच्छा, AS4 के हिसाब से इफ डिविडेंड आर प्रपोज्ड डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो उसको हम उस साल में नहीं दिखाएंगे। पहले उल्टा था ये, पता है ना आपको। अब क्या होता है, जिस साल में पे होता है उसी साल में दिखता है, पहले पिछले साल की बैलेंस शीट में दिख जाता था। तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर है ना, इसके अकाउंट फाइनल होते हैं बाद में। करंट डिविडेंड जिससे तो पर्टेन करता तो उसी ईयर को दिखाते थे, आप जब देते हैं तभी। हाँ ठीक है ना। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो इस डेट में प्रपोज होता था पर इस साल के लिए। तो सिंस इसके फाइनल नहीं होते थे, हम 31 मार्च को ही दिखा देते थे। फिर बाद में प्रोविजन आया कि नहीं, ये जो है प्रपोज डिविडेंड ये जिस साल में मतलब इनिशिएट हुआ, नहीं दिया जा रहा है, नहीं, इनिशिएट भी जिस साल में हुआ है, डिक्लेरेशन कब हुआ है, बाद में ही हुआ है ना, तो उसको उसी साल में दिखा। लेकिन वो कहलाएगा पहले सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर होता था ये। हाँ समझ में रहा है? मतलब PS4 में पहले अलग था, फिर ये बाद में जो है वो डिफरेंट कर दिया गया। क्लियर? इट शुड हाउएवर डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स दैट वर proposed or declared after the balance sheet date but before the financial statements were approved for issue. मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ से है? डिविडेंड मिलता है तो अगर पिछले साल का पोस्ट ट्रेड रहता है तो माइनस हो जाता है। अरे तुम उसकी बात करो, मैं अमलगमेशन में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के लिए होता है, ये अलग चीज हो गई। प्रॉफिट के लिए है वो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के लिए है। मैं तो सिंपल ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कौन से ईयर में होगा, अगले साल में। नहीं मतलब इसमें कहलाएगा वो पिछले साल का ही ना है, तो वो पिछले साल का ही, बट वो फ्रेश इवेंट की तरफ कंसिडर हो रहा है। पहले वो क्या हो रहा था, वही सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर होता था, तो फ्रेश इवेंट को अगले साल में दिखाते हैं। ठीक है ना। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, it needs to be confirmed that the company has issued in excess of the nominal value of shares, and for the same the auditor should obtain and verify the resolutions passed by the BOD. तो क्या देख लोगे आप, रेजोल्यूशन। अच्छा, BOD का रेजोल्यूशन अलग होता है और जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन अलग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे करें मतलब कि प्रीमियम पे इशू करें, है ना, इशू एट प्रीमियम, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है,
और बाकी शेयर कैपिटल अपन ने देख लिया, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, है ना। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स। तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉपर ये बाइफरकेशन दिखाते हैं, CR, SP, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व्स। ये अलग अलग दिखता है। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट याद है ना तुम लोग को? है ना, और सरप्लस अलग से दिखता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हो गया। अच्छा, ठीक है। रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड। जिस रिजर्व का कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उसका नाम क्या होगा? फंड, है ना। डेबिट बैलेंस अगर है तो वो सरप्लस के हेड में दिखेगा, है ना, मतलब नेगेटिव फिगर दिखेगा सरप्लस में। और बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग द नेगेटिव बैलेंस, ये मेन हेड में दिखेगा बैलेंस शीट में, भले ही वो क्या है, नेगेटिव। असेट साइड में मत दिखाना, पुरानी बातें अलग है। समझ गए? ठीक है। अब बोरेंस, तो लाइबिलिटी। एक और हेड आता है ना बीच में, वो शायद बीच में मनी पेंडिंग शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल में आता है ना। नहीं, रिजर्व सरप्लस के बाद। ठीक है, मतलब इसमें जितना दे रहे हो उतना अपन कर लेते हैं, क्योंकि वो वैसे भी उसका रेलिवेंस अब कम है ना। वो, हाँ मतलब प्राइवेट प्राइवेट उन कंपनीज में काम का है, क्योंकि उसका अब तो आज के रेट में ऐसा होता ही नहीं है ना। 6 मंथ में आईपीओ डालते हैं, उसमें क्या अब तो पैसा भी बैंक से नहीं कटता। मतलब पहले तो होता था कि आप पैसा दे देते थे और फिर 3 महीने 2 महीने तक पड़ा रहता था, फिर पता चलता था कि अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब तो 4 दिन में ही काम हो जाता है। सुनना रहे, ठीक है, वो एसबा से हो जाता है ना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। पहले आपका पैसा जाता था, नहीं अलॉट हुआ था तो वापस आता था। अब एएसबीए से होता है। एएसबीए का मतलब ये होता है कि पैसा आपके बैंक से कटता ही नहीं, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहता है, बस ब्लॉक्ड रहता है। और फिर आपको अगर अपलॉट नहीं हुआ तो वो ब्लॉक हट जाता है आपके उससे। अरे और अगर आपको अलर्ट होता है तो पैसे कट जाते हैं। ठीक है, ये सब उस ब्रिजिंग को कम करने के लिए होती है, क्योंकि फालतू का टाइम या वो सब लगता था ना, सब स्पीड अप हो गया मतलब। ठीक है, फिर क्या है, बोरोइंग्स। तो वही, इसमें अपन पूरे शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट जो है ना, उसका एक एक आइटम का पूरा डिटेल में वो करने वाले हैं कि इसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, क्योंकि ये मेन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से एसोसिएटेड। तो प्रैक्टिकली तो इसको अपन बहुत इतना ध्यान से देखते हैं जितना लिखा हुआ है, लेकिन एकेडमिकली इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है। सारे पढ़ेंगे। सारे पढ़ेंगे। तुम बताओ। अब 6 पे आ जाए। और या फिर बोलो तो उसको ही ना पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा है। जो नहीं मतलब क्या, जो आ चुके हैं, जो आ चुके हैं, है ना, उसमें से निकाल लें पुरानी आरटीपीज वगैरह में से।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन पढ़ सारे लेंगे, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं जो आ चुके हैं। आ रहा है समझ? उसके बाद मैं नोट्स बना दूंगा ना, इसमें टाइम लग रहा है बस। ठीक है, तो मैं नोट्स बना दूंगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, तुम लोग सब पढ़ के जाना। आ रहा है समझ? इसमें से आएगा तो इनका रिसर्च पूरा पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग समझ पा रहा है नहीं। असर्शन तो सारे आते हैं, आइटम आता है ना पूरा पूरा। लेकिन सर इतना बड़ा पूरा स्केमा है नहीं। क्या क्या तुम बोल रहे हो? बोरिंग्स? हाँ तो बोरिंग्स एज सच ऐसे पूरा नहीं आता है, समझ आ रहा है? अगर आया तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना। अरे समझ, लेकिन कई बार स्पेसिफिकली आता है क्वेश्चन, जैसे बोरिंग का एग्जिस्टेंस बताओ। नहीं यार, पर्टिकुलर असर्शन तो मैंने कभी नहीं देखा, तो नहीं आता तो जनरल हेड ही है कि वो बताओ। ये है तो लेंदी, ये बात ठीक है तुम्हारी, बट फिर इसमें ना ऐसे बीच से भी कोई बात उठ करके आ जाती है, जैसे ये कुछ पर्टिकुलर बात है तो ये बात उठ करके आ जाएगी। पर्टिकुलर असर्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है, बस मैं ये बोल रहा हूँ। अब है इसमें इतना लेंदी कि हाँ, एक पर्टिकुलर असर्शन भी आ सकता है। अब इस बार हो सकता है कि ये नोट्स बदले, इसका टेंशन हो जाए, तो नहीं कह सकते, है ना? कंटेंट देख करके हाँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं। अब लेकिन जैसे कंपनी हट गया या वो है, मतलब प्राइमा फेसी देख करके लग रहा है कि हाँ, इसके चांसेस हो सकते हैं। क्या नहीं, देखो, जब भी नया कोर्स आता है, उसका जो पहला अटेम्प्ट रहता है ना, वो पर्टिकुलरली इजी रहता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, बस तुमको ये ध्यान रखना है, जितना कुछ पास्ट में आया है वो पक्के से कर लेना, जो कुछ नया ऐड हुआ है वो पक्के से कर लेना। नहीं नहीं, जो पास्ट का कंटेंट है लेकिन आया नहीं है ना कभी एग्जाम में, 100% कंटेंट थोड़ी आया है, पूरा कैसे होगा? जो पास्ट में आया हुआ है एग्जाम्स में, जो पास्ट का बुक में, वो नहीं बोल रहा हूँ भाई। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा बोलूंगा जो पास्ट में एग्जाम्स में आया हुआ है, बट एक आध बार भी अगर आया हुआ है ना, तो वो इंक्लूड कर लो। ठीक है, क्योंकि अब वो जो हटा है उसके कारण जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स है उनकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई, और जो नया है उसमें से तो आएगा ही है। तो कुल मिलाकर के हम इसमें से अलग कौन सा कंटेंट कर देंगे जो कम पढ़ेंगे, जो है, था, बट कभी पूछते नहीं, उस पर ज्यादा माथामारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में भी निकलता है। हाँ, लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे हो गए तो मतलब मैं, देखो, तुमसे 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। आ रहा है सर? ठीक है ना? ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो, जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, तुमसे 100 मार्क्स से ज्यादा का ही पेपर बनेगा, 116 नंबर का आता है ना। ठीक है, मतलब इसमें अगर तुमने एक दो चीजें छोड़ भी दी तो भी 100 से कम का नहीं जाएगा तुम्हारा पेपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो है ना? वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, इसमें क्या देखना है? अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, और ट्रू एंड फेयर भी दिखा रहा है, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी का। ठीक है, अच्छा। बोरिंग में, अच्छा देखो, बोरिंग जो मेन एड है उसमें क्या क्या आ रहा है? बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। अरे अब कर लेते हैं थोड़ा सा, टाइम 7:15 हो ही रहा है। हम्म नहीं नहीं, पास्ट पास्ट पेपर्स तो अच्छे, पास्ट पेपर्स तो अपन खोल सकते हैं। मैं तो वो अ, इसने भेजी थी एक फाइल, तो वो देख रहा था कि जो ये अच्छा है वैसे, एटलीस्ट एक बार याद तो दिलाई देता है रोज।
हाँ, लेकिन अब तुमको बहुत अलग से समझ में आएगा ना। जैसे ये देखो, while designing audit sample, auditor shall determine the sample size sufficient to reduce the sampling risk to an acceptably low level. In this context, explain sampling risk and non-sampling risk. क्योंकि आप पढ़ा ना, अभी तक देखो क्या है ना, तुम एक्सप्लेन कर दो, बट क्या है कि उसके पास जो सजेशन आंसर है ना, उससे मैच नहीं होते। मेरे को, मैंने बहुत रिसर्च करी ऑडिट पे, तो समझ में आ रहा है। क्योंकि यार इतना इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद भी जब ऐसा लगा कि यार नॉलेज है, कुछ भी पूछ लो यार, समझ में आ रहा है। पिछले अटेम्प्ट में भी, 2 अटेम्प्ट पहले एक लड़की थी, वो आर्या, तुम लोग तो जानते हो। अरे भाई साहब, उससे तुम कुछ भी पूछ लो यार, समझ में आ रहा है। सारे कॉन्सेप्चुअली, मतलब मैंने उसके ऑडिट में कम नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑडिट के चक्कर में उसका सेकंड टाइम लगा। वो मेरे को भाई विश्वास ही ना हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैंने कहा कि हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट हो। मैंने अभी उससे बैठे बैठे 3 4 चीजें पूछी। मैंने उससे सीधे क्वेश्चन पूछा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, उसने आंसर दिया भाई उसी समय। तुम समझो उसने मुझे कब आंसर दिया, रिजल्ट आने लगा, पढ़ा उसने कब होगा, एग्जाम के समय। और मतलब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो 2 3 पूछे, तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि भैया इतने रैंडम आंसर्स भी अगर कर रही है, तो फिर इसके मार्क्स फिर क्यों कम आ रहा है समझ में। तो फिर खैर, अभी तक तो मैंने डिकोड कर लिया था, ये पहले की प्रॉब्लम थी। 2015 16 में इतना कराने के बाद भी नंबर खींचे ही ना। अरे समझ में, किसी के नहीं खींच रहे भैया। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक करके 52 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं, पता है तुमको, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक करके। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई, फिर मैंने नोटिस किया, एक दो बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जिनकी याद करने की पावर अच्छी थी, ठीक है, और उसने क्लास व्लास भी उतने अच्छे से जैसे नहीं की थी। तो मैं बताता हूँ एक, ये ये तुम्हारी फर्म है ना, एमएसपीवी, आत्मका लोग जाते हैं जिसमें, आत्मका लोगों को जानते हो नहीं? हाँ, अरे हाँ, तो इन लोग की जो फर्म है, ठीक है, तो जो एमएसपीवी मतलब मयंक सिंह विनीत पारवानी। तो मयंक जो जब आता था इंटर्न ऑडिट पढ़ने, सुनना है, तो विनीत फाइनल का पढ़ा था। तो मयंक जब आता था तो बहुत नालायक था वो, ठीक है। तो वो था भाई, वो उतना, मतलब क्लास उसने अटेंड नहीं करी, उसने 1 आध महीने 1.5 महीने की क्लास अटेंड कर ली। तो मैं उसको बोलता था कि यार कर लो, तुम क्लास अटेंड कर लो ये वो। लेकिन उस समय इंस्टीट्यूट जो था ना, एक प्रैक्टिस मैनुअल देता है। प्रैक्टिस मैनुअल मतलब कि आपका स्टडी मैट है, और एक बुकलेट जो क्वेश्चन आंसर की है, एक अलग से बुकलेट जिसको बोलते थे प्रैक्टिस मैनुअल, मतलब वो उसमें क्वेश्चन आंसर ही थे। तो उसने उसको बहुत अच्छे से किया था, समझ में आया? और उसके फिर वही 55 56 कुछ ऐसे नंबर आए थे, मतलब 50 के ऊपर ही थे, ठीक है। 55 56 ऑर्डर का मतलब अच्छे की बढ़िया मार्क थे। फिर उससे जब बात हुई थी, मैं कहता कि भैया इस बार तो मैंने, क्योंकि वो डिले हो रहा था उसका इंटर का, तो कहते भैया इस बार तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो बहुत अच्छी से कर ली थी, समझ रहे। तो उससे समझना कि यार इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल को जो है ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और इसमें क्या है ना कि वो नॉलेज वाले लोग कम है, जो पेपर चेक करते हैं ना, बहुत बुरे हाल है यार। मैं तुम क्या बताऊं, मतलब मेरे को जब पता चलती है ना बातें, समझ रहे, ऐसे लोग हैं जो चेक करते हैं, ठीक है, अब वो क्या है, पैसे मिलते हैं ना, तो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कॉपीज। और फिर वो ढूंढते हैं किसी इंटर वाले टाइप को,
कि जो उनके लिए कॉपीज पे चेक करते। मतलब मैं बिल्कुल रियल एक्चुअल केस बता रहा हूँ तुमको। बस मैं नाम नहीं बता सकता हूँ तुमको। ठीक है ना, बहुत गड़बड़ है यार। ठीक है ना, मतलब कि पहले तो ऐसे गालियां देने का मन करता है कि साला तुम्हारे टाइम में ऐसा हुआ होता है। ठीक है, तुम साला भी सीए ही नहीं बनते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्या है? वो अपन इसी चैप्टर की बोले थे पास के। अरे यार हाँ, ठीक है, चलो कहीं और निकल जाता हूँ। कितना खराब आंसर है इसका। पूरा सैंपल रिस्क लिया तो नॉन सैंपल रिस्क लिखा है कि जो सैंपल रिस्क नहीं है वो नॉन सैंपल रिस्क है। नहीं तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क जिसका सैंपल साइज से लेना देना नहीं है ना। ठीक है, देखो ना, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर के कारण है। और ये जो है, ये है जो सैम्पलिंग रिस्क है वो कम हो जाता है अगर तुम सैंपल साइज बढ़ाते हो। देखो इसमें लिखा कहाँ है। एज इट यूजुअली लीड टू एडिशनल वर्क। इससे फिर भी पता चल रहा है कि हाँ सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग रिस्क ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, ज्यादा सैंपल लोगे तो आपका एडिशनल वर्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर इसका मतलब, इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लिखा रहता है ये, समझ ना, मॉड्यूल के ही कंटेंट से लिखा रहता है। ठीक है ना? ये कोई ऑडिट रिस्क है। मैंने इसी कंटेंट को तुम्हारा पॉइंटर में बना दिया, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कॉपी रख कर भी चेक करेगा एग्जाम में बाकी की कॉपीज। ठीक है, क्लियर है अगर इसको एज इट इज कर लोगे। थर्ड का सी। ये भी है ना, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। हाँ तो अभी अपन ने यही तो पढ़ा। देखो ये सारे ही हैं मुझे लगता है। देखो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये ट्रेड पेबल और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन दोनों का मिक्स है। ठीक है, ये दूसरा वाला इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू बी कंसर्न। अरे हाँ ना, वही तो बोला मैं। अब सी जो है वो क्या बोल रहा है, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे स्क्रैप जनरेट हो रहे हैं, तो सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप को कैसे वाउच वेरीफाई करोगे, तो ये तो आगे आएगा, है ना। तो जैसे सेल ऑफ स्क्रैप है, ये अपन ने टिक कर लिया, है ना। पास पेपर से मार्क करना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि कोई बहुत सारे उसमें ऑलरेडी होता ही है कि ये जो है आ चुका है पास्ट में। ठीक है, जो भी ज्यादा आ चुका है उसको तो बहुत अच्छे से देखना ही है अपने को। ये देखो, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बना रखे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई द existence, completeness and valuation of the provisions। ठीक है, 3 नंबर में पूछा है। एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करोगे, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज्यादा ही लिखने पड़ेंगे। ये देखो, इनने एग्जिस्टेंस अकेले के 2 लिखे। ठीक है, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस, इंस्पेक्ट अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स। तुमको मैं बोल रहा हूँ कि साइड रीडिंग बना करके कर लेना है। ठीक है, वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट। 3 नंबर के लिए तुम एक बार इस पूरे कंटेंट को देखो जरा, ये और ये पूरा 1.5 पेज में जाएगा तुम्हारे। नहीं पर छोटे ही है, जो सेकंड पैरा है उसका वो तो वो है एग्जाम में सजेस्टेड आंसर तो है ना। वो भी है, अरे जो चेक कर पर उसको नॉलेज नहीं होता। हाँ, ये प्रोसीजर्स तो अलग होंगे ही होंगे ना उसको। मतलब इसमें भाई तुम्हारा आंसर ज्यादा बेहतर तब होगा
जब तुम वैल्यूएशन के मामले में 2-3 पॉइंट लिखते हो, बट अगर एग्जामिनर गधा है तो उसको समझ नहीं आएगी कि भैया नंबर ऑफ प्रोसीजर ज्यादा मायने रखते हैं बजाय कि एक को दे करके उसका एग्जाम्पल लिख लिया। नहीं नहीं, ये तो सबसे स्कोरिंग होते हैं। फर्स्ट लेंदी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सजेस्टेड आंसर में लोग वो नहीं रखते ना। लेंदी भी है, 56 मार्क्स के तो होते हैं सब्जेक्टिव, 56 मार्क्स के तो होता है, हो जाता है। अब तो हो ही जाना चाहिए। नहीं नहीं, बनेगा क्यों नहीं? नहीं अब बनेगा वो तो। लेकिन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना जो है ना तुम्हें, वो तो परफेक्टली राइट हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। अबे तुम लोग सोचो मैं यार 90+ लाने की और देखता हूँ, समझ रहे हो, तुम्हारे पास और ज्यादा वो दिक्कतें हैं ही नहीं। सुनना, मैं ये सब इसलिए बात नहीं तो अभी तक बोलते कि अरे छोड़ो, एक नंबर एक तो आएगा ऑप्शन। 90+ लाएंगे तो चलो 10 मार्क्स आएगा लास्ट चलो। वैसे देखो काफी सारे क्वेश्चंस की मैच हो रहे जो अपन लोग कर चुके हैं। अब मैं दूसरी बात ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? है ना? वाउचिंग वेरिफिकेशन से अलावा, ठीक है, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के फिर से दे देगा कह रहे ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले। ये देखो, ये देखो, CAD has been appointed as an auditor of LMB before developing overall audit plan. तो ये क्या करना चाहता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस including applicable FRF guides CAD in understanding the same with reference to the relevant standard of audit. कौन सा स्टैंडर्ड है? 315। एक सेकंड तुमने 310 कैसे बोला? मेरे को नंबर याद नहीं है, ऐसे बोला, ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला, कुछ नंबर याद है। हाँ, 2010 में स्टैंडर्ड था 310, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। हाँ, अभी नहीं है, 315 है। समझ रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ भाई वो 12 साल पहले हट चुका है। तेरे को याद कैसे? मेरे को तो याद हो गया। और कहाँ कहाँ का पढ़ के है ये? हाँ यार, ये तेरे को पता कैसे है यार? कैसे बोल रही है? मतलब भाई हम लोग के टाइम पे था वो, हमने पढ़ा था। चलो ये 315 है। अब तो है ही नहीं ना, हट गया। 315 का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स ओवरऑल एनवायरनमेंट। हाँ, असेसमेंट ऑफ रिस्क। बुरा नाम हुआ। हाँ, ठीक है ना? तो वो 315 में मर्ज हो गया था वो पूरा। ठीक है, 315 बेसिकली है असेसमेंट ऑफ रिस्क, उसका थीम ही है। और 330 है रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। 330 और उसके बीच में बढ़ता है 320, जो है मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी के उसके बेसिस, वो तो उसके अंदर की बात है ना। मटीरियलिटी के बेस पे ही आपका रिस्क असेस होता है कि भैया इतने के ऊपर जो है वो रिस्क हो जाएगा, और उसके बेस पे एनटी बनता है 330 के हिसाब से। ऐसा है, ठीक है। खैर, ये वाला है ना? तो ठीक है, 315, ठीक है। सही में यार, एक से रुको, ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कहीं देखा था कि इसका अलग एक स्टैंडर्ड है, कुछ और ही देखा था। नहीं तूने अब तेरे को पता है कि 310 कब हट चुका है? अंडरस्टैंडिंग वाला एक अलग स्टैंडर्ड है, उसको बट इसकी में होना चाहिए नहीं पता था। अरे नहीं, वो इंटरनल है। ये देखो, नॉलेज ऑफ द बिजनेस दिख रहा है ये।
ये बहुत पुरानी बात है। ये देखो, इसकी डेट देख रहे हो, 13 अक्टूबर 2009। नॉलेज ऑफ द क्लाइंट क्या देखना इसके वेबसाइट पे। अच्छा ये 13/10/2009 का पीसीसी का था। ये देखो, ये है न्यू। अरे हटा दिया। गूगल में दिखा रहा है। हाँ, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। 315 दिसंबर बिकम इफेक्टिव इन अप्रैल 2008। ठीक है ना। द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 400 310 issued in June 2002 respectively would stand withdrawn। समझ रहे हो? मैं बहुत ही वो हो गया एकदम। भाई ये जाते जाते जानते हैं ये लड़की। ठीक है, चलो। हाँ, 2008 में विड्रॉ हो चुका है भाई साहब वो। नहीं नहीं, 3 साल की थी, बताओ। चलो ठीक है ना। ठीक है, चलो। ये है देखो नाम 315 का, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क कॉम्पिटिटिव थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करोगे? रेलेवेंट इंडस्ट्री, regulatory and other standard, other external factors, nature of entity including its operation और ये सारा कुछ, entity selection। कारो तुम लोग तो भी देखते हैं, आगे आएगा तो। चलो, large textile company due to heavy recession unable to collect huge amount of receivables। ठीक है ना। Primary observation, you feel that there is material uncertainty existing about going concern। ठीक है। How would you deal in the audit report? What will be the effect in your audit opinion if adequate disclosure of such material uncertainty is already made in financial statement if it is not made in financial statement? Specific question है 570 पे। ये दो मैटर है ना, ये दो हेडिंग्स पढ़ी थी अपन ने, याद है क्या? एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो है। किसने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है? किसने? हाँ, ये दो हेडिंग्स थी ना। बस हाँ, मतलब 40 है, कुछ नहीं करेंगे, नहीं हाईलाइट करेंगे ना। ओपिनियन ट्रू एंड फेयर। एक सेपरेट हेडिंग आती है ना, की ऑडिट मैटर, अलग पैराग्राफ। अरे हाँ, गोइंग कंसर्न का एक अलग पैराग्राफ रहता है, की ऑडिट मैटर्स भी अलग है, गोइंग कंसर्न का अलग से पैराग्राफ है। वो यूजर का ध्यान आकर्षित करने के लिए भैया, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, लेकिन ये देख लो। ठीक है। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया ना।
नकली। अब ये कंपनीज लॉ से रिलेटेड हो गया, बी वाला जो है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए 75 लाख की, नकली इनवॉइसेस है। तो ये तो फ्रॉड का है 240। देखो एक चीज सुनो, अब देखो यहाँ क्या दिया है, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड आल्सो द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन द बोर्ड रिपोर्ट। मतलब तुम समझ रहे हो, अभी पढ़ करके हमारे दिमाग में आया ऐसे 240, बट आंसर में हो सकता है कंपनीज एक्ट की ज्यादा बात हो, तो वो फ्रॉड का डिस्क्लोजर आता है ना एक पूरा डिटेल। 1 करोड़ के ऊपर वाला, 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर, लेकिन अब वो प्रोविजन तुम लोग को इसमें तो नहीं है एटलीस्ट अभी ऑडिट नहीं है ना फ्रॉड। अरे ऐसे 240 है लेकिन सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन ही डबल डबल हो रहा था ना वो हमेशा। नहीं नहीं, कंपनी लॉ में फ्रॉड वाले ही चैप्टर में था दोनों। अबे तुमको बोल रहा है क्लियरली कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ, अपन लोग अभी कंपनीज एक्ट वाले तो डिस्कशन कर रहे थे। एक फ्रॉड वाला जो चैप्टर था उस पे भी मैं कह रहा हूँ अब हमारे पास कंपनी वाले प्रोविजन अलग कर दिए ना उन्होंने ऑडिट से। ऐसे 240 है लेकिन कंपनी लॉ नहीं है। देख लेंगे, अभी आगे बचा हुआ है। अगर रेफरेंस होगा या इसी चैप्टर में हो सकता है रेफरेंस हो। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है चलो ओवर कर रहे हैं हम अपन। वैसे दोनों अटेम्प्ट ऐसे हुए हैं, मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा।